दोस्तों, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं कैंडिड टॉक करंट अफेयर्स। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ तेलंगाना तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे देश में चर्चा का मौजू बना हुआ है। तेलंगाना में इस वक्त स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का प्रोसेस चल रहा है। इसको लेकर सियासी पार्टीज की अपनी अपनी राय है और इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है और आवाम के जहन में भी कई सवालात उठ रहे हैं। लेकिन आज का हमारा प्रोग्राम SIR को समझाना या फिर उसके रूल्स बताने के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारा असल सवाल ये है कि जिन स्टेट्स में SIR का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वहाँ उसके बाद क्या हुआ है। क्या बिहार और वेस्ट बंगाल का तजुर्बा तेलंगाना के लिए कोई सीख देता है, या वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद सिर्फ वोट का हक मुतासिर होता है, या फिर दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स पर भी इसका असर पड़ता है। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स की बात है या फिर SIR का मसला सिटीजनशिप तक जा सकता है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट SA इसाकी सर। इसाकी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैंडिड टॉक्स के स्टूडियो में। थैंक यू। सर, तेलंगाना में SIR का प्रोसेस अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल गूंज रहा है कि बिहार और वेस्ट बंगाल में जब यह प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे असल सिचुएशन क्या थी। तेलंगाना में तो SIR अभी चल रहा है, समझता हूँ आज भी और 10 दिन का कुछ एक्सटेंड कर दिए। मतलब 24 तारीख या 25 तारीख का यहाँ का डेट था, तो सुनने में आ रहा है कि और 10 दिन, क्योंकि आंध्रा में कल 14 को एंड था, वो एक्चुअली वहाँ 10 दिन का मोहलत दे दिया गया है क्योंकि प्रोसेस ये है। तो मेनली प्रोसेस क्या है, अब SIR में नाम कैसा बनना, किधर बनना, उसके लिए तो कई वीडियोस वगैरह वगैरह अवेलेबल है, सब है। लेकिन जहाँ पे SIR कंप्लीट हो गया, मतलब ख़ास करके बिहार वेस्ट बंगाल को लेके बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ और वहाँ पे तकरीबन बिहार में 60 लाख लोगों को तकरीबन नामा उनके निकले गए और वेस्ट बंगाल में 90 लाख्स तकरीबन 1 करोड़ के, और उसमें से 27 लाख्स तो जो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बोल के निकाल दिए गए बोल के। अब मेन वहाँ पे प्रॉब्लम्स कई मसाइल के बारे में जो है रोज़ भी, जिसमें रेशन का मामला भी इन्वॉल्व होके है, अपन इसके पहले भी डिस्कस करे थे, पासपोर्ट के लिए और सिटीजनशिप के बारे में, और इसके बारे में कई इंटेलेक्चुअल्स बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ कि आप जैसा बताए कि लोगों के दिल में एक डर पैदा हो गई है कि SIR में वोट का लिस्ट में से अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में से आपका नाम निकल गया तो, या आपको डाउटफुल तो क्या कैसा होता, क्या होता, गवर्नमेंट स्कीम्स से मुतासिर हो सकते, क्या पासपोर्ट का, सिटीजनशिप का, इसके लेके कई चीज़ें हैं। और जो सिचुएशन, मतलब वहाँ पे जो भी हालात गुजर रहे हैं, वेस्ट बंगाल हो या बिहार हो, तो वहाँ से लेके भी वो जो न्यूज़ वगैरह आ रहा है तो लोग देख रहे, पढ़ने वाले पढ़ रहे, तो उसको लेके लोगों के जहन में तो जो है एक खौफ है कि भाई SIR के बाद वहाँ पे हो रहा, तो वो भी चीज़ तेलंगाना में भी क्या हो सकता है, नहीं हो सकता बोल के भी आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आप कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं खाली अपन एक सिचुएशन को अंदाज़ा लगा सकते कि वहाँ पे अगर हो रहा तो उसका असर इधर भी हो सकता है। तो वहाँ तक अपन बोल सकते कि भाई डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट, थोड़ा उसका असर जो है यहाँ पे भी तेलंगाना पे भी होता है। लेकिन तेलंगाना में भी पूरा ड्राफ्ट लिस्ट होना है 25 के बाद बोले तो, और 10 दिन बोले तो 3 अगस्त या 4 अगस्त को ख़त्म होगा। उसके बाद में जो है दूसरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और ड्राफ्ट रोल का भी कुछ टाइम दिया गया है। ड्राफ्ट रोल के बाद में फिर वो नोटिस भेजाए जाएंगे, ये सब ये प्रोसेस है ना। ये सब कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे कौन सी रंग लेती, फाइनल वोटर्स लिस्ट पब्लिश होने के बाद में उससे लेकर ये बोला। लेकिन वेस्ट बंगाल और बिहार में तो मामला थोड़ा गंभीर है। जी हाँ सर, एक और पहलू जिसमें आवाम में बहुत ही गड़बड़ी पैदा करती है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि वोटर लिस्ट में नाम हटने के बाद कुछ लोगों को राशन या कुछ और गवर्नमेंट स्कीम्स में लेने में कोई दिक्कत हुई है।
तो इस तरह की खबरें कितनी रिलायबल है और इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं और आवाम भी किस तरीके से समझना चाहिए? नहीं, इसमें रिलायबल का मतलब भी ये है कि भाई किसके ज़बान से निकले कि भाई जी। रेशन के चीज़ों के। बिहार का मामला देखेंगे, बिहार में सम्राट चौधरी बिहार के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने खुद ऐलान किया। उनका कहना ये है कि अपन क्योंकि उनका स्टेटमेंट ही देख ले के बोलेंगे अपन, उन्होंने क्या कह रहे बोले तो जिसके नाम भी बिहार के इलेक्टोरल रोल से निकल गए हैं, उनके नाम अगर नहीं है इलेक्टोरल लिस्ट में, आपका नाम नहीं है समझो, यू आर नॉट एलिजिबल। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, इंक्लूडिंग रेशन और अदर वेलफेयर स्कीम, जैसा कि रेशन, पेंशन और जो भी स्कीम है बच्चों को, कोई वहाँ पे तो है ना, कोई लाडली बहना बोल के स्कीम्स है, वहाँ पे कुछ वुमेन के लिए विडो पेंशन्स है, ओल्ड एज पेंशन्स है, ये पूरे पेंशन का अगर नाम नहीं है तो आप उसको, ये हो गया। सिर्फ यही नहीं, और उनके बैंक पासबुक्स जो स्कीम से रिलेटेड हुए थे, वो पासबुक से भी वो डिलीट कर देंगे हम। जो अब तो आपको पूरे डायरेक्ट ट्रांसफ़र है ना। अब पेंशन कैसा होता, पहले तो जाके ले क्यों हमें लोग ठहर के लेते थे, लेकिन अब पूरा उसके बैंक ट्रांसफ़र आ जाने के बाद में एवरी मंथ 5 तारीख हो, 10 तारीख हो, जो भी एक प्रिस्क्राइब्ड डेट के लिए वो ऑटोमेटिकली ओल्ड एज पेंशन रहा तो ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन रहा तो विडो पेंशन, और कोई फिजिकली चैलेंजर रहे तो उनके पेंशन से पूरे आ जाते थे। वो क्या है, बैंक में ऑटोमेटिकली उन पर ट्रांसफ़र होता है, उनका एक मैसेज आ जाता कि भाई आपका पेंशन जमा हो गया बोल के, आपका वजीफ़ा। अब वो जो उस तरीके से जो भी स्कीम्स है वो पूरा बैंक पास। अब बैंक का अकाउंट से आपको जो है स्कीम डिलीट कर दिए तो गरीब लोग जो स्कीम के ऊपर डिपेंड होके है पेंशन वगैरह के, अब उनके बैंक के खाते भी ऑटोमेटिकली इनऑपरेटिव हो जाते हैं ना भाई। ऑपरेट उसमें पैसे रहा तो आपको ऑपरेट फंक्शन, और डिसफंक्शन हो गया तो क्या हो जाता, और वो कुछ काम का नहीं रहता बैंक अकाउंट। तो ये तो कौन बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर खुद डायरेक्ट अनाउंस करे सो है। और उसके साथ साथ में जो है बिहार के और एक मिनिस्टर है फूड और कंज्यूमर अफेयर्स के, अशोक चौधरी बोल के, उन्होंने बोले नेम्स 5 लाख लोगों की रेशन कार्ड्स जो है एसआईआर कंप्लीट होने के बाद में उनके नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं है, ये 5 लाख लोगों के, इसीलिए उनके रेशन कार्ड रद्द कर दिए गए। ये जो है बिहार का हालत है। अब बंगाल का हालत देखेंगे अपन। बंगाल का हालत देखा गया तो बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जी, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ उनका स्टेटमेंट क्या है कि हम फिलौखत तो कोई रेशन वगैरह तो रोक नहीं रहे, कोई गवर्नमेंट स्कीम रोक नहीं रहे, लेकिन ये पूरे स्क्रूटनाइज करेंगे। किसके ऊपर डिपेंड होके कि एसआईआर के ऊपर डिपेंड होके उसको बेस लेके एसआईआर में आपका नाम है नहीं है, आप एलिजिबल या नहीं है, उसको स्ट्रिक्ट हम लोग उसके बाद स्क्रूटनी करेंगे। मतलब एसआईआर में अगर नाम नहीं रहा तो स्क्रूटनी के बाद या आपका नाम रेशन कार्ड रहेगा या कट हो जाएगा, आपका पेंशन कट होगा। ये पूरा, ये तो किसी के डायरेक्टली जो है चीफ मिनिस्टर के ज़बान से निकला जा रहा है ये पूरा। वो लोग ही बोल रहे हैं ना भाई, दूसरे कोई नहीं। अब इसमें ऑथेंटिसिटी का सवाल ही नहीं है, कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुलेआम प्रेस के सामने, माइक के सामने अनाउंस करे सो है, बोले सो है ये। तो ये लेके अब कल क्या है इसमें, ये अब रेशन कार्ड निकाल, सफ़र तो होंगे 5 लाख लोगों को, लेकिन अब इंडिया में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त रेशन दिया जा रहा है। सपोज़ आप अंदाज़ा लगाओ, अभी तक तो जो है पूरे जहाँ जहाँ एसआईआर हुआ है स्टेट्स में, मतलब वेस्ट बंगाल, अभी तमिलनाडु का सिचुएशन क्या है, क्योंकि तमिलनाडु में वहाँ की हुकूमत अभी एसआईआर के बारे में, वहाँ का चीफ मिनिस्टर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद में बाकी के स्टेट क्या, कर्नाटका में तो सॉरी केरला में भी एसआईआर हुआ था। तो केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार और तमिलनाडु और एक स्टेट में नाम बोल रहा हूँ, ये आप जहाँ पे उसमें ये 2 मेन स्टेट्स में जो है नामा अब ये सिचुएशन हो रहा। टोटली जहाँ पे भी हुआ पूरा मिला के 5 करोड़ के लोगों का नामा जो है एसआईआर से डिलीट हो गए। तो 80 करोड़ में से अगर इसमें 5 करोड़ में एलिजिबल कम से कम आप समझो 50%, 2.5 करोड़ लोगों को तो अगर रेशन से आप बर्खास्त कर दिए रेशन में से, तो फ़ायदा किसको होगा? गवर्नमेंट को होगा।
तो मतलब अब वेलफेयर, इसीलिए अब अपोजिशन बिहार में रहने दो, वेस्ट बंगाल में रहने दो, तो एसएआर से वेलफेयर स्कीम को लिंक करने में ऊपर बड़ा अपोजिशन हंगामा कर रही, लेकिन हुकूमत उनकी है तो फिर वक्त तो चल रहा। तो ऐसी सिचुएशन तेलंगाना में कल होने वाला है या ना होने वाला है तो अपन तो पेशन गोई नहीं कर सकते, मगर इसके असरात जो है कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ के हुकूमत को इम्पैक्ट तो करेंगे ना। जी जी सर, जब ऐसे वाक़यात सामने आते हैं तो लोगों के जहन में एक और सवाल आता है कि क्या वोटर लिस्ट से नाम हट जाना सिर्फ इलेक्शन तक महदूद है या फिर सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव का असर भी आगे तक जाता है। अगर किसी शख्स का नाम किसी वजह से वोटर लिस्ट में ना हो तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है? तो वही अब रेशन का तो आपसे उससे जो है आपको हटा दिया जाता है रेशन से, डिसएसोसिएट कर दे रहे, हटा दे रहे रेशन से। और आपको रेशन बोले तो वही सब्सिडी गवर्नमेंट के जो वेलफेयर, गैस का हो या फिर वो जो है इंदिरम्मा इल्लू जो दे रहे हैं, तो वहाँ पे लोग पूरे हाउसेस है, हाउसिंग पर पूरे जितने भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम से तो आपको डिसोसिएट कर देते हैं उसको, पहली बात। अब अपन पासपोर्ट का मसले के बारे में भी पहले बात कर रहे थे, पासपोर्ट को भी लिंक हो रहा बोल के, लेकिन वह क्या हुआ, पूरा इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला होने के बाद में वो राजगोपाल को तो पासपोर्ट मिल गया उनको। ये तो राजगोपाल बिकॉज बड़ी सोसाइटी में इन्फ्लुएंस्ड पर्सन है बोल के उनका जो है मामला। अब बाकी लोगों के कितने लोग इफेक्ट हुए होंगे वो अपने को नहीं मालूम है। और रहा सवाल और एक दूसरा, एक ये जो है अब पूरे जितने इंटेलेक्चुअल्स, नॉट ओनली छोटे मोटे लोग कोई भी नहीं है, क्योंकि एक भी हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था कि भाई पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे अब सिटीजनशिप का मसला भी पैदा हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन क्या था बिहार का एसआर के मामले में, अगर इलेक्शन कमीशन को किसी शख्सियत के बारे में ड्यूरिंग एसआईआर कुछ डाउट आ गया तो उसके सिटीजनशिप के लिए जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। डिसाइड तो नहीं कर सकती कि सिटीजन है या नहीं है, मगर कर सकती, करके एडवर्स रिपोर्ट तो दे सकती है ना, इनका सिटीजनशिप डाउटफुल है बोल के। तो फिर अब यहाँ सिटीजनशिप का मामला भी आया है। तो इसीलिए सिटीजनशिप के बारे में आजकल पूरा दिल्ली में जितने भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया कई इदारे हैं, उसमें ख़ास करके प्रोफेसर नीरजा गोपाल जयाल, मेरा नाम सब्जेक्ट डॉक्टर नीरजा तो है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जी। उनका एक इसमें अपन एडिटर को भी बोलेंगे कि भाई ये इसका डिस्क्रिप्शन दो, क्योंकि उनका सुनना है टोटली असल एक्ट क्या बता रहा, सिटीजनशिप एक्ट क्या बोल रहा, और किस तरह से ये बैकडोर मेथड से ये CAA, NPR, NRC किस तरह इम्प्लीमेंट होने की एक साजिश चल रही है पूरी तरह। उसमें अब SAR भी जो है एक हिस्सा बन गया है। SAR एक्चुअली अब देखा गया तो एक बड़ा वेपन बन गया, बल्कि ये अपना कहने का नहीं है ये, क्योंकि वो थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग है, क्योंकि आपको सोचने पे मजबूर कर देता, क्योंकि क्या हो रहा है एक्चुअली। क्योंकि 1955 का इंडियन सिटीजनशिप एक्ट क्या बोलता कि ये आप इस देश के शहरी है या नहीं है, ये प्रूव करने की जिम्मा किसका है? हुकूमत, सरकार का है, आपका नहीं है जी। लेकिन अब मसला नया क्या हो गया, आप सिटीजनशिप आप प्रूव कर लो बोले तो आपका डॉक्यूमेंटेशन बताओ, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बताओ ना, आपका तो आपका और एक कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा के ये SAR को पूछ रहे हैं। तो SAR में अगर रिजेक्ट कर दिया, आपको पासपोर्ट जब बता रहे कि भाई ट्रैवल डॉक्यूमेंट बता रहे हैं आप, जब पासपोर्ट आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वोट भी आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो आपका सिटीजनशिप कहाँ से? तो ये सवाल पैदा हो गया ना पहली बात। तो आप किस तरह आपका सिटीजनशिप प्रूव कर लेते? मतलब हुकूमत खुद करना है कि ये बंदा यहाँ पे, अपने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में क्या बताता है कि भाई जो भी बंदा इंडिया में पैदा हुआ उसको बाय बर्थ, सिटीजन बाय बर्थ, आप ऑटोमेटिकली शहरी हो जाते इस मुल्क के। या नहीं तो आप माँ बाप बाद में उसको अमेंड करे थे 1985 एक बार अमेंड, पहले तो बाय बर्थ रहता था, 1985 में एक अमेंडमेंट लाए, 2003 में एक अमेंडमेंट लाए,
अब जो है 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लेकर है। ये 3 भी अगर देखा गया तो आपको क्लियर कट हो रहा है कि भाई आपके ऊपर बर्डन, अब बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अब शहरी के ऊपर है कि मैं नहीं हूँ ये इस मुल्क का सिटीजन हूँ, शहरी हूँ बोल के आप प्रूव कर लेने का आपके ऊपर आ गया। तो इससे क्या होता, 2 टाइप ऑफ सिटीजन SIR में नाम निकाल दिए तो आप क्या हुआ, डाउटफुल सिटीजन बन गए जी। तो आपका सिटीजनशिप के बारे में फिर इंक्वायरी होगा, तो आप सिटीजन है ही नहीं है, प्रूव कर लेने के वास्ते आप डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। तो इसीलिए, और इसमें क्या है, आप SIR में से यहाँ पे और एक भी SIR आपका हो गया, आपको वोट भी मिल गया सपोज, लेकिन कल भी आपका वोट जो है निकल जा सकता इलेक्टोरल लिस्ट में आपका नाम। इसको क्या बता रहे हैं कि कोई भी बंदा, सपोज आप समझो आप हैदराबाद के सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के आप वोटर हैं, सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई आप रहते बोयनपल्ली में, लेकिन वारासी गुड़ा से कोई कंप्लेंट करा कि भाई अहमद का वोट फर्जी है बोल के, आपका वोट डाउटफुल पे डाल देते। तो वो है अनोनिमस कंप्लेंट। कोई पर्सन ना, कभी आपकी ज़िंदगी में आपका सूरत भी आप नहीं देखे होंगे, तो इसी तरह कोई पड़ोसन या पड़ोसी कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, या नहीं तो आपका कोई भी दुश्मन है वो करने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख 3 लाख वोटर्स रहते, उसमें से पर्टिकुलरली 10 लोगों के ऊपर 10 इनानिमस कंप्लेंट्स फेंक दो, आपका वोट चले जाता। तो अब जैसा ही आप वोट निकाल दिए वोट करने के, तो आपका वोट नहीं है, फिर आप दौड़ो ऑफिसरों के गोल और आपका प्रूव कर लो कि मैं यही हूँ, मेरा वोट है, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मेरे को यहाँ पे वोट है। यहाँ पे पहले क्या होता था, बाय बर्थ आपको वोट मिल जाता था, मतलब सिटीजनशिप मिल गई ऑटोमेटिकली, आप सिटीजन हैं, आप वोट मिलता था, आपके वोट के बुनियाद पे जो है हुकूमतें बनती थी। अब क्या हो जा रहा, वोट के बुनियाद पे आपका सिटीजनशिप करार करने का उल्टा हो गया। देखो जी, सही है, सिचुएशन उल्टा हुआ। तो फिर अब ये SIR लेके, ऐसे सिचुएशन बिहार में हो रहा है, ऐसे सिचुएशन वेस्ट बंगाल में हो रहा है, बोल के खामोश बैठ के देख के टीवी पे वॉच कर दिया, तो कल आपके साथ भी हो सकता। जी। तो इसीलिए लोग है अब इसीलिए देखो वेस्ट बंगाल का मामला ही ले, वेस्ट बंगाल में जो है कोर्ट को भी गए, वो आगे जाके अपन बात करेंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोली थी उसके बारे में। तो अब मेनली जो है सिर्फ ये, अब SIR क्या हो रहा है, SIR कैसा हो रहा, वो एक मसला है। SIR के बाद क्या होना है, क्या होने वाला है, ये बड़ा मसला है। इसके बारे में भी लोग जो है थोड़ा सा गौर करे, स्टडी करे, लोग क्या बोल रहे सुने, आवाज़ उठाए, ये सब करना ज़रूरी है सबको, आपको भी, मेरे को भी, सबका भी जो है ये जिम्मेदारी है ये। जी जी। क्या हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती कि इस बार तो आप जो भी सर्टिफिकेट्स में जो भी गलतियां हैं, क्योंकि इससे पहले जो भी लोग करे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही से, तो इसका मतलब क्या है कि वो दौर में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करे, क्या वो अनएजुकेटेड ऑफिशियल्स थे जो ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स किए? मसला जो है, अब पहले वोटर का कैसा होता था, कभी आप बैठ के वोटर का फॉर्म सिर्फ भरने वाले भी इंडिया में तकरीबन 80% नहीं भरे होंगे। वोटर लिस्ट का एनरोलमेंट जब शुरू होता था ड्राइव, कोई ना कोई टीचर, एक रेवेन्यू ऑफिसर, कोई भी घर पे आ जाता था, तो आके आपके घर में कोई 18 साल क्रॉस करे, सो उम्र आए तो बच्चे बोल दीजिए आपका वोट है, नहीं है तो आपका नाम दीजिए। तो आपका नाम ज़बानी बोलते थे आप, मेरा नाम है अहमद बोल के, वो ये है चMED लिखा, ये है चMED लिखा, आप भी कभी भी गौर नहीं करे। जी हाँ। तो अब इशाकी बोले तो ISA KI भी लिखे वाला है, कुछ भी ऐसा वो लिखे, सब स्पेलिंग्स वैसा ही लिख के चले गए। एक दिन वोट का कार्ड आ गया, कभी गए वोट डाल दिए, आप नहीं गए तो भी आपका वोट कभी कभी दूसरा भी बंदा हो जाता था। वो सिस्टम चलता आया इंडिया में। वोट का ID खाली सिर्फ वोट डाले तक तो महदूद था, कभी कभी आइडेंटिफिकेशन के वास्ते, कोई एड्रेस प्रूफ के वास्ते कभी कभी चलता था, इतना ही था ना वोट का। लेकिन वोट इतना, इसके पूरे चीज़ों को हम वोट के साथ लिंक करते, बोल के लास्ट टाइम एक डॉक्यूमेंटेशन कैसे, वोटर लिस्ट को आधार कार्ड लिंक करो, बोले पैन कार्ड को लिंक करो, ऐसे पूरे आ रहे थे ना। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का सिस्टम पहले नहीं था, अब डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम आ रहा। तो अब डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम आने के बाद में इसमें और आधार कार्ड को भी कंपलसरी करने के बाद में लोग जा जाके आधार कार्ड बनाए। तो
आधार कार्ड के साथ आज वोट लिस्ट लिंक कर दिए। पहले जो है वोट लिस्ट में, जब वोटर लिस्ट में जब आपका वोट लिखा, जब फ़ोन नंबर नहीं था। जी हाँ। अब आधार कार्ड में फ़ोन नंबर है। अब ऑनलाइन करो बोल रहे, ऑनलाइन करो बोले तो आपको लिंक कहाँ से आ रहा, OTP कहाँ से भेजेंगे उन्हें? नहीं आएगा। या अगर गलती से कोई बाद में फ़ोन नंबर लिंक करने की कोई कोशिश भी कर ली है, उसके बाद फ़ोन नंबर चेंज हो, ऐसे कई मसाइल है। यहाँ पढ़ाई लिखाई का सवाल नहीं है, एक सिस्टम ऐसा नहीं था। अब एक फुल प्रूफ सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करने के वास्ते ये कर रहे हैं। तो करने के वास्ते क्या करना है? इंडिया जैसे 1.5 करोड़ पॉपुलेशन, 140, 147, 1 जितना भी है, 150 तक तो आप पहुँच रहे हैं ना। 150 करोड़ पॉपुलेशन कंट्री में आप कौन से इसमें कितने लिटरेट्स है, इलिटरेट्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी क्या है, ये पूरे कोई एक साइंटिफिक स्टडी कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। एक सुबह में उठ गए SIR शुरू कर दिए। 2002 में SIR हुआ बोले, कोई किसके घर को कौन आया 2002 में? 2002 में मेरा वोट किधर था तक भी अब ढूंढे तो भी नहीं मिल रहा। जी हाँ। क्या तो जिसका मिला किस्मत वाला है, जिसको नहीं मिला अब उन तो दर बदर ठोकरे खाते हुए, कहाँ था, उनका था, बाप का था, दादा का था, नाना का था, कि कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे। तो अब डॉक्यूमेंटेशन शुरू। अब इसमें एक सबक तो सीखे है कि भाई आप हर चीज़ भी कागज़ उठा के रखो। ये बात तो मालूम है। हाँ, तो पहले क्या था, आपको NRC का जब गड़बड़ चल रहा था, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे बोले, अब कागज़ ढूंढते फिर रहे आप। याद है आपको? तो इससे तो ये मालूम हो रहा कि जिसके पास पावर है वो नचारा, हाँ। और जिसके पास दम है, जिसके पास दिमाग है, जो इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो हाँ। देखते हुए तमाशा देख रहा। तो उस दिन था ना, उस दिन हम कागज नहीं दिखाएंगे बोल के पूरे गाने वाने सब चले थे। अब कागज ढूंढते हुए आप इंडिया पूरा को जो है काम पे लगा दिए। तो आपका कागज आप ढूंढो बोल के। जबकि ये भी सवाल उठ रहा ना भाई, जिसका आप तो सारे मुल्क को कागज ढूंढने में लगा दिए, मगर आपका कागज कहाँ है? ये भी सवाल उठ रहा ना। जो कागज ढूंढो बोल के जो अपने को काम पे लगा दिया, वो बंदे का कागज किधर है? ये भी सवाल है ना। तो ऐसे चीज़ों में क्या है बोले तो अब ये तो डॉक्यूमेंटेशन इज कंपलसरी आप इंडिया में। अब ये तो प्रॉब्लम है। अब समझने वाले को डॉक्यूमेंटेशन कर नहीं सकता, मगर बाकी का ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा, जिसके पास नहीं है, कुछ नहीं है। अब डेट ऑफ बर्थ का मामला आया। डेट ऑफ बर्थ, गोपाल पिल्ले फार्मर यूनियन होम सेक्रेटरी खुद बोल रहे 1950 में मैं पैदा हुआ, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। कई जजेस बोल रहे हैं उस ज़माने में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का कब शुरू हुआ? 1994 के बाद में पासपोर्ट में कंपलसरी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रहा तो बोल के, उससे पहले 10th क्लास का सर्टिफिकेट है। 10th क्लास SSLC, SSC, SSLC, PUC, अब SSC के उसमें जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसको ही मेन बेस लाइन लगा के वही आपका डेट ऑफ बर्थ है। इंडिया में कहीं वहाँ पैदा हुआ, एटा टाउन में, हैदराबाद में, कहीं चंदुलार बारादरी में, जहाँ पे पैदा हुए, लिखते स्कूल पे, वही स्कूल पे पढ़े, वही सर्टिफिकेट्स पे आपका डेट ऑफ बर्थ चल रहा। अब डेट ऑफ बर्थ नहीं, आपको जहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देती वही बर्थ सर्टिफिकेट होना बोल के आप बैठे, तो आप कहाँ से बनाएंगे लाएंगे? हम तो 1967 के 50 के वालों के पास नहीं है, 67 वालों के पास नहीं है। जिसके पास भी होगा आफ्टर 80s के बाद में कुछ रहा तो, क्योंकि 1975-74 में कब आया कि एक्ट मेरे को डेट से याद नहीं है, लेकिन 1994 के बाद में पासपोर्ट के ऊपर से कंपलसरी कर रहे थे। 94 से पहले बाद में जो भी पैदा हुए 100% लेके जाना पड़ता था। तो ये पूरे सिस्टम इसमें जो वही मैं जैसा आप बता रहे कि भाई उन पढ़ा लिखा ये टीचर ही है, मगर अहमद बोल के बोला AHMED, अहमद भी स्पेलिंग करेक्ट है, AHMED। इंडिया में जहाँ पे जो आदमी जिस तरह से प्रोनाउंस करता है जी, तो उसी के हिसाब से जो है ऑटोमेटिकली ना वो टाइम पे ऑफिशियल्स को ये कहा गया, ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि उनके डॉक्यूमेंट देख के और फोटो लेते थे क्या? फोटो भी नहीं था ना, फोटो भी नहीं था ना। तो आप 10th क्लास का सर्टिफिकेट देखो, उनके पास डेट ऑफ सर्टिफिकेट पूछो बोल के, अगर ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस रहा तो वो लोग देखते थे। अब वो कुछ भी नहीं है। अब आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पूछे, आपको नहीं पूछे, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ कौन सा डेट बोले तो डेट डाल दिया। अब जाके चेंज कर लेके फिर बाद में होने के बाद में आधार कार्ड आने के बाद में फिर जाके अब फिर 10 साल के बाद फिर अपडेट करा लो बोल रहे, नहीं अपडेट हुआ तो आपका आधार मर जाता बोल रहे।
अब फॉरेन और इंडिया उधर पूरे जहाँ पे भी है सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स मिल जाते हैं, सिटीजनशिप कार्ड मिल जाते, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिल जाता, इस तरह से वहाँ पे चल रहा है। यहाँ के सिस्टम ही नहीं था यहाँ पे। अब तो सिस्टम भी एक, लेकिन अब ये वोट एक अलग है, सिटीजनशिप एक अलग है जी। तो ये दो को लेके आके कनेक्ट करके अब इसमें से अब ये सब्जेक्ट अब बात करते गए तो इसके ऊपर बहुत जी, कुछ हाँ जी, चीज़ें हैं अब सही बात है। करें, लेकिन ये मेन थिंग क्या है बोले तो ये हो सकता ये नहीं हो सकता बोल के आप डिसाइड ये नहीं कर डिसाइड तो सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि एसएआर के बाद में क्या क्या होने वाला है, जी थोड़ा सा उसके ऊपर जो है आप कड़ी नज़र रखना है बस। जी जी। सर, बिहार और वेस्ट बंगाल के तजुर्बे को देखते हुए एक बात बार बार सामने आती है कि अक्सर कहा जाता है कि हर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का असल सब पर बराबर नहीं होता। गरीब तबका, बुज़ुर्ग लोग, डेली मजदूरी करने वाले लोग, या फिर किराए के मकान में रहने वाले लोग, या फिर माइग्रेंट वर्कर्स, ये सब लोगों का एक अलग अलग हाल होता है। तो आपके तजुर्बे के हिसाब से, आपके रिपोर्टिंग के हिसाब से, तो क्या इसके लिए ज़्यादा लोग मुतासिर हुए, या फिर इसका आखिर आप किस नज़र से देखते हैं इस मामले को? नहीं, ये एसएआर की वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए थे ना। जी अब जैसा कि ये तो हजारों में नहीं है नंबर, जी, डिलीशन ऑफ वोट्स का करोड़ों में है। करोड़ों में चले गया। जी तो आपको याद है जैसा कि बिहार वेस्ट बंगाल में जब एसआईआर हो रहा था, अपने को हैदराबाद में एक तो आप एक्सपीरियंस करे होंगे कि बहुत सारे जो है यहाँ पे हैदराबाद में बिहार वेस्ट बंगाल से आके कई आर्टिजन्स मतलब प्रोफेशनल्स, कारपेंटर्स, ये सीलिंग वर्कर्स, ये पूरे बहुत सारे हैं ना, प्लम्बर्स वगैरह वगैरह, ये लोग पूरे जो है यहाँ पे काम काज सब छोड़ के सिर्फ एसएआर में वहाँ पे नाम भरा लेने के वास्ते गए। वहाँ से कई लोग वहाँ पे अफेक्ट हो गए, थोड़े सक्सीड हुए, थोड़े मायूस होके आ गए, ये पूरा। तो इसके वजह से क्या, एक दिन के लिए नहीं गए, महीने को, 2-2 महीने, एक महीने के लिए चले गए वहाँ पे। वो पूरे एक तो इंडियन ये जो वर्कफोर्स का इम्पैक्ट होना का उसका अलग है, वो उसका असर क्या है वो आपको एक दिन में नहीं होता। उससे इकानमी किस तरह से होता है, क्योंकि अपना इकानमी पर हम गिरते जा रहे हैं, हर चीज़ पे भी अपना जो है डाउनफॉल शुरू हो गया है। तो अब पूरे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझने वाला कागज़ ढूंढ के लेके आके अपना सिस्टम थोड़ा ठीक कर लेने की कोशिश कर रहा, मगर उसको भी जब तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं दिखता उसको भी डाउटफुल है। लेकिन आप पूरा अब बाकी के लोगों को हालत क्या है, जिसको वोटर लिस्ट के बारे में नहीं मालूम, एसएआर के बारे में नहीं मालूम, तो अब ये लोग, तो इसीलिए एसएआर से मुतासिर होने वालों के इसमें फर्स्ट जो है गरीब गुरबा आएंगे, माइग्रेंट लेबर्स आएंगे, उसके बाद पर्टिकुलरली टारगेटेड क्लास के जैसे ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ क्या बोल रहे, और जो है एससी एससी बीसी का बोल रहे, ये पूरे क्लासेस में से, तो मतलब अब क्लासिफिकेशन हो जा रहा। एक है वोट है इस वाला, एक वोट नहीं है इस वाला, मतलब 2 ग्रेड के सिटीजन्स यहाँ पे तैयार हुए। तो इतना क्लियर कट डिस्टिंक्शन आपको दिख रहा। तो अब जाने के बाद में आप सेकेंडरी ग्रेड सिटीजन्स को आप किस तरह का ट्रीटमेंट देने वाले होंगे। 100% सेकेंडरी ग्रेड सिटीजन्स में मेजॉरिटी ऑफ द गरीब गुरबा, टारगेटेड क्लास, रोज़मर्रा की जिंदगी, माइग्रेंट लेबर्स यही होंगे। जी हाँ। तो ये अब पूरे लोग, अब ये थोड़े अब पॉलिटिकल सियासी जमात अपना काम करेंगे, उसमें से जो है अपोजिशन बोलने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन के जो भी अप्रहेंशंस, अपोजिशन जो भी एक्सप्रेस करता, द खौफ जो भी बता रहा हूँगा, उसको जो है रूलिंग पार्टी खारिज कर देते रहती। ये तो चलते रहता। एक ये दो के बीच में थिन लाइन जो है ना, उसको समझ के लोग अगर अलर्ट हो गए, चेतावन मतलब वो लोग आप चीज़ को समझ सके, तो डेफिनेटली अब देखो लोगों के पास अभी क्या अभी आप उनके पास क्या रहता का, किस तरीके से वो लोग सवाल उठा सकते, वो बात करेंगे। लेकिन ये अब ये फिलौकत देखा गया तो एसआईआर समझो एनआरसी का दूसरी शक्ल है, पीछे का डोर है। तो इसमें डेफिनेटली ये क्लासेस पूरे मुतासिर होते हैं इसमें। मेरा ये है, बोले तो अपन ये कोई वेग स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ
और जो लोग आप बात करें, ये मेरा ही कहना अकेला का नहीं है, जो भी जितने भी इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स है, थोड़े फार्मर जजेस भी बात कर रहे हैं, थोड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट बात कर रहे हैं, फार्मर इलेक्शन कमिश्नर्स जो है आवाज़ उठा रहे हैं, ये पूरे तो खाली बैठे ना, जब कई लोग हैं उसमें से, अशोक लवासा है, कुरैशी है, और जस्टिस मदन बी लोकुर है, और अब योगेंद्र यादव है, ऐसे कई लोग, जितने भी लोग हैं, और अपोजिशन पार्टी तो बता रहे कि भाई ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, टारगेटेड डिलीशन ऑफ वोट्स हो रहे, ये बोल के। तो एक तो आप फेस ऑफ इट दिखता रहता ना, नेकेड आँख से एक ना बोलते, बोले तो खाली ऐसा देखे तो खुले आँख से भी देखे तो समझ में आना कि भाई सिचुएशन वैसा तो सिचुएशन दिख रहा ना, इसको ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअलिटी की ज़रूरत नहीं है, ये तो अपने सामने गुजर रही है ये। सर, दूसरी तरफ सरकार और इलेक्शन कमीशन का भी एक क्लियर स्टैंड है। उनका कहना है कि अगर वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्रीज या मर चुके लोगों के नाम या फिर गलत रिकॉर्ड्स रहें तो इलेक्शन सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी भी मुतासिर हो सकती है। तो ऐसे में एक बेसिक सवाल पैदा ये होता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन की सफाई और ट्रांसपेरेंसी और इसमें फिर आम शहरी की ट्रस्ट, तो ये दोनों का जो बैलेंस है तो वो आपके नज़दीक क्या है, जो इलेक्शन कमीशन कहता है या फिर आम शहरी का जो मसला है? डेमोक्रेसी का बेसिक एक एतमाद क्या है, जमहूरियत की बेसिक प्रिंसिपल जी, आवाम की एतमाद जी, है ना। यहाँ से लिखो ना फिर ओके, डेमोक्रेसी की बेसिक फंडामेंटल क्या है, आवाम की एतमाद, मतलब आवाम का कॉन्फिडेंस, हुकूमत के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना। तो कॉन्फिडेंस कब डेवलप होता, एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई इलेक्शन का वोटर लिस्ट सफाया करना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो करना है, उसमें से डुप्लीकेट एंट्रीज निकालना है, फर्जी वोटरों को करके साफ सफाई करके एक क्लीन एंड नीट इलेक्शन का लिस्ट बनाना है। लेकिन उसके नाम पे जेन्युइन वोटर्स को निकालना, कहाँ तक इंसाफ है ये सवाल यहाँ पे पैदा, एसआईआर से सवाल ये पैदा हुआ। एसआईआर का मतलब क्या है, एसआईआर क्या बोल रहे थे, जो डेड वोटर्स के नामा है उनको निकाल देते, जो डुप्लीकेट है वो लोगों को निकाल देते, जो फर्जी साबित हुए उनको निकाल देते बोल के। जब आपका पूरा जब ये है, आप जेन्युइन वोटर हैं लेकिन आपका नाम नहीं है, क्यों नहीं है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बोल रहे हैं। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहाँ से लेके आए आप जैसे पहले एक सवाल पूछे कि भाई अनपढ़ था क्या, लिखने वाला स्पेलिंग में क्यों गलत करा, तो गलती किसी की वजह से हुई, आपकी वजह से नहीं हुई, गलती हुई सिस्टम बोले तो वहाँ पे आया टीचर ही होगा, पढ़ा लिखा हुआ ही होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट ही आके करता था, कोई ऐरा गैरा आके वोटर लिस्ट में नाम तो नहीं लिखाता था। आजकल पॉलिटिकल वाले आके वोट लिखाने की कोशिश करके बाजू बैठ के लिखा के लेके जाके कर रहे हैं, अब इन्वॉल्व हो रहे। पहले वो इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिशियन का नहीं, पॉलिटिशियन का इन्वॉल्वमेंट कब होता था, वोटर के दिन में रिक्शा भिजाता था, कार भिजा के पूरे घर वालों को लेके जाके वोटिंग कराता था, बाद में इलेक्शन कमीशन के नाम से आने के बाद वो भी बंद हो गया। पहले रिक्शा वाले आते थे एक ज़माने में, घर के सामने आके झंडा लगा के ठहरे तो बड़े बुजुर्ग लोग वही रिक्शे में बैठते थे, जाते थे, वोट करके आते थे। वो ज़माना से जो है हट के अब जो है नई इलेक्शन पोलिंग बूथ से जो है 100 मीटर तक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आना, ये पूरा सिस्टम शुरू हो गया। उसके बाद में इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, ये सब। तो यहाँ अब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, जब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं था ना, तो फिर ये गलती कहाँ से हो गई, सिस्टम से हुई। उसका भी गलती अपन जो एन्यूमरेटर था, एन्यूमरेटर को अपन गलत बोल के नहीं बोल रहे, क्योंकि बोल दिया उसके हिसाब से अहमद का नाम अहमद ही है, तो HMED भी लिख सकता था, MED भी लिख सकता था, उन्हें MED लिख दिया, मगर आपका ये AD है, आप भी चेक नहीं करें तो ह्यूमन एरर वहाँ पे हो गया। तो फिर अब आने के बाद में आप सही नाम लिख के बोल रहे कि भाई ये है, मेरे पास आधार कार्ड में भी यही है बोल के, नहीं जब आधार कार्ड में आपका लिंक नहीं था आज मैं नहीं करता हूँ बोल के बोल रहे। और 2002 में जो है अब मेरा ही नाम गलत है, मेरे वालिद साहब का नाम करेक्ट है, मेरा नाम गलत है कई जगह, तो हमारे घर वालों के नामों में भी चेंजेस हो गए। सो है ऐसे कहीं, तो इसमें किसकी गलती है? तो जबकि आप बोल रहे कि भाई
अब तुम्हारा वोट में गलती है होने से मैं निकाल दिया, डिस्क्रिपेंसी है बोल के, अब आप प्रूव करो। तो प्रूव क्या करना है, लेके जाना है दिखाते पासपोर्ट। अब पासपोर्ट भी आप लेते नहीं लेते वो भी डाउट क्रिएट हो गया ना, जबकि वो लिस्ट में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से दिखा सकते हैं बोल के है। तो लेके जाने के बाद अगर फोटो में कुछ वहाँ पे भी कुछ बाप का नाम का उसका नाम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहा तो जी हाँ, ये पूरे चीज़ें हैं ना। तो फिर यहाँ पे तुम मैं पूरा साफ सफाया कर दे रहा हूँ बोल के करोड़ों लोगों के लोग हो सकता। देखो मैं जब से गया तो गोपाल पिल्लई फार्मर यूनियन होम सेक्रेटरी, तो उनका जिम्मेदारी से बोल रहे कि भाई टोटल इंडियन पॉपुलेशन में ये जो घुसपैठियाँ बोलते रहते ना 0.1% रहते होंगे इलीगल इमिग्रेंट्स, वो भी कहीं से आ गए सो, वो भी वो बॉर्डर्स में। तो 140 करोड़ आबादी के इंडिया में 0.1% बोले तो कितने लोग होंगे? चलो फर्ज करो भाई 1 करोड़ लोग होंगे, लेकिन आप 6 करोड़ लोगों को जो है वेस्ट बंगाल में ही 90 लाख लोगों को आप बोल रहे कि भाई निकाल दिए, उसमें घुसपैठियाँ हैं बोल रहे हैं। जबकि जब असम में आप एनआरसी कंडक्ट करे थे, फर्स्ट स्टेट एनआरसी हुआ था ना असम में, तो फिर उसके बाद में फिर क्यों नहीं करे? वहाँ पे 9-8 लाख लोग मुसलमान निकले तो 22 लाख लोग जो है नॉन मुस्लिम निकले वहाँ पे। जी हाँ, तो फिर वहाँ पे आप पूरा सिस्टम को खामोश हो गए, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिए। तो मतलब इसका मतलब जो है जिसके वजह से क्या हो रहा लोगों के जहन में तो शक पैदा हो रहा ना। तो जब डेमोक्रेसी में पब्लिक के माइंड में शक पैदा हो गई, डाउट आ गया, तो नुकसान किसको होता? रूलिंग का पार्टी को ही होता है नहीं? सही है। तो फिर अब आप उसके बाद अगर वो उसके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है बोलते। इतने कंप्लेंट्स आ रहे, इतने एलिगेशंस आए, इलेक्शन कमीशन कोई अपना सफाया पेश नहीं करी, जबकि हुकूमत के नुमाइंदे आके इलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन बात कर रहे हैं, वो उसके पर भी क्रिटिसिज्म चलाना। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोली कि भाई SAR में जितने भी है इतने लोगों को हम निकाल दिए, इसमें से ये लोग जो है ना इलीगल इमिग्रेंट्स है, घुसपैठियाँ इतने लोग हैं बोल के कुछ फिगर दी, बिहार में दी, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि 2 भी बॉर्डर स्टेट में, इधर उधर बंगाल है, उधर असम वालों को भी बंगाल लगता, ने उधर से नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ नेपाल का बॉर्डर भी लगने वाला है, म्यांमार लगने वाला है, ये पूरे। तो फिर यहाँ पे कहाँ से आए? यहाँ कम से बोलना है ना, ये लोग ये 10 लोग पकड़े या 20 लोग पकड़े, यहाँ पे 1000 लोग थे बोले, ये कुछ नहीं बोले ना। तो फिर वहाँ पे आपका जो है लोगों का भरोसा कहाँ से आएगा? तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपके लिए आप इलेक्शन लिस्ट वोटर लिस्ट को आप जो है रेक्टिफाई क्या बोलते रिवैम्प कर रहे, यानी तो साफ सफाया कर रहे बोल के आप बोल रहे, तो कहाँ तक? कौन एतमाद करेगा, कौन भरोसा करेगा आपके ऊपर? तो खुद आपके कारनामे के वजह से लोगों के जहन में जो है सस्पिशन आ रहा, वो सस्पिशन के जिम्मेदार आप लोग हैं। सही। सर, जब भी ऐसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं और उन पर डिसएग्रीमेंट होता है तो लोग कोर्ट का रुख करते हैं। तो बिहार और वेस्ट बंगाल के कॉन्टेस्ट में कुछ पिटिशंस और लीगल चैलेंजेस सामने आए। तो आपके नज़दीक जुडिशियल का इस पूरे मामले में क्या रोल रहा और आम शहरी को लीगल मामले से क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? देखो, SIR शुरू होने के बाद में कई लाखों केसेस वहाँ पे हाई कोर्ट्स पे भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी, बिहार का खास करके बिहार के ऊपर एक फाइनल जजमेंट भी दे दी। वेस्ट बंगाल का पेंडिंग है। बिहार से 60 लाख वोटर्स को निकाल देने के बाद में कई लोग जिसको जिंदा लोगों को भी मुर्दा करार दे के निकाल दिए, ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाके लोगों ये लोग जिंदा है बोल के दे रहे। ऐसे पूरे केसेस होने के बाद में वहाँ पे जजमेंट क्या आया? इलेक्शन कमीशन जो भी करी है, इलेक्शन कमीशन का कोई अख्तियार है, लेकिन वहाँ पे कोसा इसमें भी कोई भी इंडिविजुअल केसेस के बारे में नहीं बोला गया, एक ओवरऑल जजमेंट दे दिया गया वहाँ पे।
तो इससे भरोसा किसका बढ़ रहा? इलेक्शन कमीशन का तो हौसला अफजाई हो जाता, लेकिन भरोसा टूट रहा किसका? कॉमन मैन का, जो सफ़र हुआ था। तो यहाँ पे लोगों को ऑटोमेटिकली कानून के ऊपर से, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा भरोसा। सो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? सेम 90 लाख चले गए, तो उसमें तो 27 लाख लोग हैं तो डायरेक्ट चले गए कि भाई हमारे पूरे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, सिर्फ कहीं का फ़र्क रहा तो नुक्ते का, यानी पुलिस स्टाफ का या कहीं बापना, ऐसा ही कोई तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, हाँ स्पेलिंग में वगैरह मिस्टेक है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी गलत रही है नहीं है, तो हमारे को इंसाफ दिलाओ बोल के गए। तो वहाँ क्या हुआ? नहीं इलेक्शन हो जाने दो, हम ट्रिब्यूनल्स कायम कर रहे हैं बोल के ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिया। अब वो ट्रिब्यूनल्स में 27 लाख का केसेस वगैरह डील करना बोले तो 22 साल लग जाते बोल के बोल रहे। तो फिर यहाँ पे तो आपका भरोसा कहाँ पे है? इसके ऊपर मैंने ये बड़े बड़े जजेस, फार्मर जजेस भी जो है इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं, अपन कोई कमेंट करने का नहीं, ये एक्चुअली है। तो उसके बाद इस अब ये रहा रेशन का सवाल। रेशन के ऊपर भी कई लोग जो है वहाँ पे कोर्ट केस, तो सुप्रीम कोर्ट बोली हम डिसइंक्लिनेशन बोले, तो हम इमीडिएटली अब ऑन फेस ऑफ इट हम इसके ऊपर हम यहाँ से वेस्ट बंगाल के, यहाँ से ले मियाँ वेस्ट बंगाल के मामले को लेके, रेशन का खास करके कई लोग वहाँ पे भी जो है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच हुए। अप्रोच होने के बाद में वहाँ पे जनरली एक्चुअली उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होके है। लोग बोल रहे कि भाई हमारे को रेशन नहीं मिल रहा, रेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बोली नहीं हम आप हाई कोर्ट को अप्रोच हो जाओ। तो अब लोग जाए कहाँ, ये सवाल पैदा हो जाता। तो पहले एक भरोसा था कि भाई 3 अलग अलग जो डेमोक्रेसी के सिस्टम में 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज़ जो है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कुछ भी हेरा फेरी हो गई तो लोगों का इंसाफ दिलाने के वास्ते वहाँ पे बैठे। तो अब वह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाने के लिए भी लोगों को जो है वो नहीं मिल रहा कॉन्फिडेंस। तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो गए तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का फैब्रिक क्या होगा, मतलब तो ढांचा ही हिल जाता ना। सही है। फैब्रिक की स्ट्रक्चर ही जो है डिस्टर्ब हो गया। तो इसीलिए अब लोग भी, अब रिटायर्ड जजेस वगैरह सब लोग सजेस्ट दे रहे हैं कि भाई आप ये ओवरऑल परसेप्शन पे देखो, कॉमन मैन किस तरह इफेक्ट हो रहा, क्या हो रहा, उसके बारे में भी ये ख़ास करके जुडिशरी एक बार गौर करने की ज़रूरत है बोल के ये लोग बोल रहे हैं। देखना चाहिए लोगों की आवाज़ है। अब मैं जो भी सिस्टम्स अब ये पूरा हो रहे, तो मैं फाइनली इसको एक ही चीज़ में कंक्लूड करता हूँ कि भाई तुम्हारे इर्द गिर्द जो हो रहा तो वो आज आप उनसे हुआ, कल हमारे को नहीं होता, बल्कि कोई गारंटी से आप नहीं बैठना। फर्स्ट थिंग्स को वॉच करना है, हो सके तो सवाल करना है। अब ये सवाल करो, कानून के पास जाओ, ये सिस्टम, ये सब नहीं हुए बोले तो जब हुकूमत के खिलाफ में जब आवाज़ उठाओ आप, ये फाइनल ये है। आप पहले सब दो छोड़ दे के खाली एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाल दे के आपका भड़ास निकाल दे के, अब जैसा कि काकरोच जनता पार्टी का हो रहा, 2 बिलियन फॉलोअर्स आए थे वहाँ पे, अब इतना बड़ा चल रहा पापोला। वो वांगचुक तो जो है 17 दिन का 18 दिन का हो गया है उनका हंगर स्ट्राइक, हाँ, फास्ट अन टू दैट। तो ये आप जो है फिर वहाँ पे देखा गया तो उतना मजमा नहीं है जितना, उसमें से 10% भी चले गए 2 करोड़ में तो जंतर मंतर क्या दिल्ली हिल जाता वहाँ पे। तो ऐसा सिचुएशन देख रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पे आप 2-3 पोस्ट डाल दे के करने से नहीं होता, कंस्ट्रक्टिव ऐसा कोई माहौल उठा तो जब आवाज़ उठाओ, हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ करो, हुकूमत को झंझोड़ो, जकड़ो, ऐसा सिचुएशन लेके आना है ना। अब देख रहे खाली खामोश हो जा रहे बोले तो अब डेफिनेटली अगर ये सिचुएशन ऐसा ही रहा, अब हरियाणा का भी अनाउंस कर दिया, मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स कंप्लीट हो जाते, तो 2 ग्रेड के सिटीजन्स इंडिया में तैयार हो गए,
तो एक का ट्रीटमेंट फर्स्ट क्लास, दूसरे का ट्रीटमेंट थर्ड क्लास हो जाता। इसाकी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की गुफ्तगू का मकसद किसी सियासी पार्टी की हिमायत या मुखालिफत नहीं था। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि तेलंगाना के लोगों को ये समझ में आए कि जिन स्टेट में SIR का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वहाँ के तजुर्बे से हम क्या सीख सकते हैं। हर डेमोक्रेसी में सवाल करना भी ज़रूरी है और इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया हो तो कैंडिड टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं हूं आपका होस्ट अहमद। आप देख रहे थे कैंडिड टॉक्स करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच।